Yeah, hello friends. So in last video we discussed about these topics that what is array and how we will represent the array and उसके advantage and disadvantage क्या होते हैं array के एंड स्टैटिक एंड डायनेमिक array हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। और अभी तक हमने ये पूरे प्लेलिस्ट में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और उसके डेरिवेशन देखे हैं। तो ये आई थिंक हमारा फिफ्थ वीडियो होने वाला है। तो इसमें हम ये देखने वाले हैं कि तो सपोज करते हैं हमारे पास एक इंटीजर array होगा। तो मैंने आपको बताया कि एरे कैसे डिक्लेयर होता है। ये सपोज़ कर लीजिए, मैं सी प्लस प्लस का स्टाइल है ये एरे लिखने का। तो सपोज़ के लिए हमारा एक एरे फाई ऐसा साइज़ का होगा, या फिर मान लेते हैं कि एरे एरे को ऐसे डिक्लेयर करते हैं। हम सपोज़ करते हैं कि हमको एक एरे गिवन है ऑलरेडी पहले से, जिसके अंदर ऐसे कुछ 5 एलिमेंट्स पड़े होंगे। ठीक है, 10, 20, 30, 40 एंड 50। ओके, ऐसे एलिमेंट्स पड़े होंगे एरे में। ओके, तो अभी हमको देखना है कि हम इसमें ट्रैवल कैसा करेंगे। आई थिंक हमने लास्ट वीडियो में वो कवर किया था कि ट्रैवल कैसे करेंगे। ओके, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, मेरे को याद नहीं किया था कि नहीं। तो हम देखेंगे कि एरे में ट्रैवल कैसा करते हैं। तो ट्रैवल करने के लिए अगर मैं बोलूँगा कि मेरे को एरे का एक एक इंडेक्स ला के दो, मैंने आपको बताया है कि जो एरे होता है वो ज़ीरो बेस इंडेक्सिंग से स्टार्ट होता है। तो मैं सबका इंडेक्स लिख देता हूँ, 0, 1, 2, 3 एंड ये 4। ओके, तो मैं बोलूँगा कि मुझे एरे का ये वाला एलिमेंट ला के दो, तो कैसे मिलेगा। तो सिंपली मैं लिखूँगा प्रिंट और लिखूँगा एरे ऑफ 1। तो इसका ये मतलब है कि मुझे 20 मिल जाएगा। ठीक है, अब मेरे को चाहिए, मान लीजिए 50 चाहिए मेरे को, तो मैं क्या बोलूँगा, प्रिंट एरे ऑफ इंडेक्स 4। तो 4 मिल जाएगा। सपोज करो मुझे देखने कि पूरे एलिमेंट को प्रिंट कर देना है, तो मैं ऐसे बार बार तो ऐसा नहीं लिखता रहूँगा ना। कि दिखाता हूँ कैसे। मैं बार बार तो प्रिंट स्टेटमेंट ऐसा 1 2 3 नहीं लिखूँगा। ऐसे 1 2 3 4, ये नीचे वाला निकाल देते हैं। अच्छा नहीं, ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अगर मैं ये कोड को रन करूँगा तो मेरे को ये पूरे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन सपोज करो अगर हमारा एरे का साइज़ बढ़ गया, फिर एरे में एक और एलिमेंट आ गया, 60 ले लेते हैं यहाँ पे, तो फिर मुझे यहाँ पे एक और प्रिंट लगाना पड़ेगा, जो मेरे को एरे ऑफ 5 लिखना पड़ेगा। फिर एक और आया, फिर मैं एक और करता हूँ, मेरे को यहाँ पे कोड में चेंजेस करने पड़ेंगे। ओके, तो ऐसा को हम कैसे ट्रैवल कर सकते हैं एरे में ऐसा एक ही बार में। तो ये सेम चीज़ को हम अगर लूप में लिख देते हैं, जैसे आपको लूप का कॉन्सेप्ट पता होगा, तो मैं आई लिखूँगा। आई मतलब हम इटरेशन कर रहे हैं, तो मैं बोलूँगा आई ज़ीरो, मतलब ये ज़ीरो इंडेक्स से स्टार्ट करो और कहाँ तक जाओ, जब तक मेरे को एंड नहीं मिल जाता तब तक पूरा ट्रैवल करो। ठीक है, मैं बोलूँगा जब तक मुझे एंड नहीं मिल जाता। एन का मतलब हुआ, यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर एन इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ। ओके, तो एरे डॉट लेंथ क्या बोलेगा, इसका जो साइज़ है वो मुझे मिल जाएगा। तो अभी इसका साइज़ कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो मुझे यहाँ पे n की वैल्यू में 6 मिलेगा। ठीक है, और ये एरे डॉट लेंथ जो मतलब डॉट लेंथ जो है वो जावा में है। अगर आपको सी प्लस प्लस में चाहिए तो उसमें बोलते हैं एरे डॉट साइज बोलते हैं। ओके, और पाइथन में भी आई थिंक एरे डॉट लेंथ ही होता है, आई थिंक। ओके, पाइथन में ऐसा होता है लेंथ ऑफ एरे। मैं पाइथन में उतना फेमिलियर नहीं हूँ, तो मुझे उसका सिंटैक्स उतना अच्छे से याद नहीं है, क्योंकि वो बहुत कम यूज़ करता हूँ मैं मोस्टली सी प्लस प्लस, जावा एंड सी प्रीफरेबल लैंग्वेज है मेरा कंपनी में भी। तो पाइथन का आप लोग सिंटैक्स देख लीजिएगा कि उसका एरे लेंथ कैसा निकलता है, आई थिंक यही होगा। तो अभी देखिए यहाँ पे मैंने n लिख दिया, मतलब वो लेस देन 6, मतलब यहाँ पे अगर 6 रहता, क्योंकि इंडेक्स है ना, तो लेस देन 6 तक जाएगा n, और फिर मैं बोलूँगा आई प्लस प्लस। ओके, फिर मैं बोलूँगा अभी इसके अंदर क्या होना चाहिए, मैं यहीं पे एक इसी स्टेटमेंट को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं ये वाला कोड रन कर दूंगा जो मैंने यहाँ फॉर लूप के अंदर लिखा है, तो क्या होगा, 0 से लेके n, मतलब 0 से लेके 5 बार तक, मतलब ये पूरा ये 6 बार तक ये लूप 6 बार चलेगा, और 6 बार चलेगा और एरे ऑफ 0 का एलिमेंट ही प्रिंट होगा। एरे ऑफ 0 क्या है, 10 है। एरे ऑफ 0 का एलिमेंट क्या है, 10 है। तो मतलब 10 जो है वो कितने बार प्रिंट हो जाएगा, अगर मैं इस कोड में चेंज नहीं करता हूँ तो जो 10 है वो कितने बार प्रिंट होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 बार। क्योंकि हमारा लूप जो है वो 6 बार चल रहा है, पर हमको वैसा नहीं करना, हमको चाहिए कि सारे एलिमेंट प्रिंट होने चाहिए। तो हमको बस एक छोटा सा चेंज करना है, हम बोलेंगे प्रिंट कर दो एरे ऑफ 0 को रिप्लेस करके आई कर देंगे, कि आई जिसको भी अभी करेंटली जिस भी इंडेक्स पे है। तो वो कैसे होगा, देखो, जैसे आई 0 पे था तो एरे ऑफ 0 बन जाएगा। ये एरे ऑफ 0 क्या था, 10। फिर जब आई की वैल्यू बढ़ेगी तो आई 1 हो जाएगा, 1 क्या है 20, फिर आई की वैल्यू बढ़ेगी 3 हो जाएगी, या एरे ऑफ आई 3 हो जाएगा।
फिर आई की वैल्यू 4 होगी, तो 4 क्या था, 50 था। फिर आई प्लस प्लस होगा, अरे आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 60 था। फिर आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू 6 होगी, 6 इज़ लेस देन 6, नहीं तो ये नहीं चलेगा। तो एरे में ट्रेवल ऐसा करते हैं। तो ट्रेवल का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, ट्रेवल का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एफ एन होता है। ओ एफ एन कैसे होता है वो भी बता देता हूँ। जैसे हमको पता है कि इसमें 6 एलिमेंट थे, तो मेरे को लूप तो लगाना ही पड़ा। लूप लगा रहा हूँ तो ये पूरा चल रहा है, ये 0 से लेकर 6 बार चल रहा है। मतलब ये एरे में जितने एलिमेंट्स रहेंगे उतने बार तो हमारा, उतना टाइम्स तो हमारा ये प्रिंट होगा, या उतने टाइम्स तो ये ऑपरेशन होंगे जो अंदर लिखे हैं फॉर लूप के। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए एन की वैल्यू 6 थी, तो ये 6 बार तो चला ही होगा। मान लीजिए यहाँ एन की वैल्यू लैक्स होती, या फिर जैसे मान लो एन की वैल्यू यहाँ 6 है, कोई बड़ा एरे होता है जिसमें 10,000 एलिमेंट्स होते, 10 के एलिमेंट्स होते, तो ये 10 के टाइम्स चलता, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ एन होगा। यहाँ पे एन क्या रिप्रेजेंट करता है, एरे का साइज। ओके, तो ओ ऑफ एन टाइम्स चलेगा। तो हमको ट्रैवलिंग का कॉम्प्लेक्सिटी पता चल गया क्या होता है, वो ऑफ एन होता है। अब हम देखेंगे इंसर्शन या डिलीशन। इंसर्शन और डिलीशन से पहले मैं आपको ये सर्चिंग कैसे करते हैं एरे में वो बता देता हूँ, तो उसके लिए थोड़ा आसानी हो जाएगा, और वो मैं लास्ट में बताऊँगा ताकि होमवर्क दे सकूँ आपको। तो सपोज़ कहते हैं ये वाला एरे लेते हैं, इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि इसका इंडेक्स लिखना ना पड़े। ओके, तो सपोज़ कर लीजिए एक एरे आपको गिवन है, ठीक है। तो ये एरे गिवन है और मैं बोलता हूँ कि इसमें मेरे को सर्च करके बताओ कि 40 प्रेजेंट है कि नहीं। ओके, तो मैं यहाँ की ले लेता हूँ, की जिसको बोलते हैं 40। ओके, तो मैंने यहाँ पे की ले लिया है और एक एरे गिवन है, ठीक है। की बोला है कि 40 एरे में सर्च करो है कि नहीं। तो हम कैसा सर्च करेंगे, और सपोज हाँ हम कैसा सर्च करेंगे, तो हम पहले एक लूप चलाएंगे, पहले एरे में ट्रैवल करेंगे। अब ट्रैवल करने का रूल क्या था कि पहले उसका लेंथ निकाल लो एरे का, तो एरे डॉट लेंथ ले लो, एरे डॉट लेंथ ले लो। ओके, या फिर अगर सी प्लस प्लस में कर रहे हो तो एरे डॉट साइज ले लो, ठीक है। और अगर पाइथन में कर रहे हो तो लेंथ ऑफ एरे ले लो। ओके, तीनों एक ही बात है। तो हमको एरे का लेंथ मिल गया कितना है, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि हमको प्रिंट करना है, प्रिंट नहीं, हमको ट्रैवल करना है यहाँ से यहाँ तक, तभी तो हम सर्च कर सकते हैं ना। सर्च, अब इसका एल्गोरिदम कैसा होगा ये बता। तो देखो, ये हमारे पास एरे है, मैं बोलूँगा, मैं फर्स्ट इंडेक्स पे जाऊँगा, बोलूँगा ये दोनों को कंपेयर करूँगा, क्या 40 और 10 इक्वल है, बोलेगा नहीं, आगे बढ़ जाऊँगा। फिर मैं बोलूँगा क्या 20 और 40 इक्वल है, बोलेगा नहीं, फिर मैं आगे बढ़ जाऊँगा। मैं बोलूँगा 30 और 40 इक्वल है, बोलेगा नहीं, फिर मैं आगे बढ़ूँगा, 40 और 40 इक्वल है क्या, बोलेगा हाँ ये दोनों इक्वल है। मैं बोलूँगा ठीक है, उसका इंडेक्स मेरे को रिटर्न कर दो ताकि मुझे पता चल जाए कि वो 40 जो है वो थर्ड इंडेक्स पे, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो मैं बोलूँगा एक इन वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ आई, जो 0 से स्टार्ट होगा। 0 से किस लिए, क्योंकि हम यहाँ से पूरा सर्च करता हुआ जाएंगे 0 से। और आई लेस देन एन, एन क्यों, यहाँ पे एन क्यों, ताकि उसका पूरा लास्ट एलिमेंट तक हम सर्च कर सकें, और फिर हम उसको एक एक वैल्यू बढ़ा देंगे। फिर हम क्या बोलेंगे, हमारा क्या था, हमने हमारा एल्गोरिदम कैसा था, सोचते हैं इंग्लिश सेंटेंस में, सोचते हैं कि हम पहले सर्च करेंगे क्या ये और ये सेम है की, तो ये दोनों को कंपेयर कर रहे हैं और हर बार यही ऑपरेशन चल रहा है। तो कैसा आएगा, हम बोलेंगे एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर 0 है तो फर्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 है तो सेकंड, थर्ड है तो 30 को, फोर्थ है तो 40 को, फिफ्थ है तो 50 को, और सिक्स्थ है तो 62 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब वो सबको रिप्रेजेंट कर देगा आई में लिखेंगे तो हम यहाँ मैच करेंगे कि क्या एरे ऑफ आई जो है अभी वो की के इक्वल है क्या, जो हमारी की वैल्यू यहाँ गिवन है। अगर वो इक्वल है तो मैं बोलूँगा कि मुझे प्रिंट कर दो, आई की वैल्यू प्रिंट कर दो ताकि मुझे पता चल जाए वो है कि नहीं। और अगर सपोज़ करो नहीं है तो ये इफ़ के अंदर ये गया ही नहीं होगा। सपोज़ करो यहाँ पे 40 था तो मुझे मिल गया, लेकिन सपोज़ करो मैं यहाँ बोलता कि मुझे 80 ढूंढ दो, तो ढूंढता 80 के, 10 80 के इक्वल है नहीं, फिर आगे बढ़ता 20 80 के इक्वल है नहीं, ऐसा करते करते 60 तक जाता, इक्वल नहीं था, तो ये लूप से बाहर आ जाता और ये हमारी प्रिंट वाली स्टेटमेंट नहीं चलती ना, नहीं चलती। तो हम बोलते अच्छा ये नहीं चला है, तो मतलब क्या हुआ कि हम बोल देंगे कि ठीक है जो हमारा एलिमेंट है वो नॉट फाउंड हुआ इधर, ऐसा लिख देते हैं नॉट फाउंड। ओके, तो हम ऐसे लिख देंगे। लेकिन ये हमारा प्रोग्राम कैसा रन होगा दिखाता हूँ। जैसे मानो ये कह रहे था, फिर की मिला, फिर उसने लेंथ लिया, फिर ये चला, फिर अगर हमको सपोज करो 40, यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, जैसे 40 था हमारा पे, ठीक है 40, उसको 40 मिला, उसने की प्रिंट कर दिया। तो प्रिंट कर देने के बाद अब सोचिए ज़रा कि क्या अगर हमको एक बार एलिमेंट मिल गया तो हमको रिक्वायरमेंट है आगे सर्च करने का, नहीं है ना। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम बोलेंगे ठीक है, हम वहाँ पे ब्रेक लगा देंगे, हमको आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर नहीं जा रहा, यहाँ पे एलिमेंट मिल गया तो ये दोनों सर्च तो एक्स्ट्रा हो गया ना, ज़रूरत ही नहीं है। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला होता कि मुझे जो भी एलिमेंट मिल रहा है
वो लास्ट टाइम कब आया, जैसे मान लो यहाँ भी एक 40 होता तो और बोलता कि मुझे 40 का फर्स्ट अकरेंस नहीं देखना है, मतलब की जो है अगर वो मिल रहा है तो उसका मुझे फर्स्ट अकरेंस नहीं देखना, उसका लास्ट अकरेंस देखना है। तब हम यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाते, क्योंकि हमको 40 यहाँ भी मिल रहा था तो हमको लेटेस्ट वाली मिलता। लेकिन हमारे क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं, वो सिंपल है कि एक बार सर्च करो एलिमेंट है कि नहीं, एलिमेंट है तो सीधा बता दो कहाँ पे है और प्रिंट कर दो। तो हमको ये जो आगे के हम 2 सर्च करेंगे तो वो फालतू के हो जाएंगे, क्योंकि हमको एलिमेंट मिल गया। तो हम वहाँ पे ब्रेक लगा देंगे और उसके बाद फिर हमारा नीचे आएगा तो हमारा प्रिंट हो गया। और नीचे आने के बाद क्योंकि पता है हमारा प्रोग्राम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है तो वो प्रिंट नॉट फाउंड भी कर देगा, ठीक है। तो उसको हम कैसा प्रिवेंट करेंगे, क्या हम ऐसा चेक लगा सकते हैं कि एलिमेंट मिला कि नहीं मिला? तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, उसके लिए हम बूलियन एक वेरिएबल ले लेंगे, फ्लैग बोल देंगे उसको, ठीक है। फ्लैग नहीं, फाउंड बोल देंगे, ओके। फाउंड उसको बोलेंगे फॉल्स। इनिशियली हम ऐसा बोलेंगे कि फाउंड किया, एलिमेंट मिला है तो हम बोलेंगे नहीं, एज्यूम करके चलते नहीं मिला। तो ये इसके अंदर कब आएगा, जब वो इस ये तो इसके अंदर कब आएगा, जब ये ट्रू हो जाएगा तभी तो आएगा। इसके अंदर ट्रू कब होगा, जैसे इस एग्जांपल में 40 था तो 40 40 के इक्वल था, तभी इसके अंदर वाली वैल्यू चलेगी। मतलब वो उसके अंदर आया तो हम बोल देंगे कि हमारा जो फाउंड है हम उसको ट्रू कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद वो ब्रेक हो रहा है तो हम बोलेंगे कि इफ़ जो फाउंड है वो इक्वल टू फॉल्स होता है तभी मेरे को नॉट फाउंड प्रिंट करो, ओके। यहाँ पे ऐसा लगा दो, तभी मेरे को नॉट फाउंड हो। अगर वो ट्रू होता है तो नॉट फाउंड की ज़रूरत ही नहीं है, कि हमको पता चल गया कि हाँ वो मिल गया होगा। तो यहाँ पे हमने ये भी चेक लगा लिया ऐसे। तो ये जो हमने पूरा एल्गोरिदम लिखा है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर सर्च बोलते हैं, ओके। इसका नाम है लीनियर सर्च, ओके। लीनियर सर्च का क्या मतलब है कि हम एलिमेंट को ऐसा लाइन बाय लाइन चेक कर रहे हैं, एक एक एलिमेंट के पास जा रहे हैं और सर्च कर रहे हैं क्या वो इक्वल है, क्या वो इक्वल है, क्या वो इक्वल है। तो उसको बोलते हैं लीनियरली हम सर्च कर रहे हैं उसको। अगर आप चाहो तो मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। रन कर देता हूँ एक बार। कोई कंपाइलर ले लेते हैं ऑनलाइन, जावा या C++, कोई सा भी कंपाइलर ले लेते हैं। अभी के लिए जावा यहाँ दिखा रहा है, जावा ले लेते हैं। आप कोई सी भी लैंग्वेज में कोड कर सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर करता हूँ, ऐसा एरे। और हमको पता है कि जावा में कैसे एरे डिक्लेयर करते हैं, एरे कैसा डिक्लेयर करते हैं, ऐसे डिक्लेयर होगा। और अगर हम वैल्यू यही डालना चाह रहे हैं तो डाल सकते हैं सीधा 30 40 और 50, ठीक है। ऐसा एरे आ गया। फिर हम पहले देखेंगे कि एक हमको इंटीजर n ले लेंगे ताकि हमको उसका लेंथ पता चल जाए एरे का। तो एरे डॉट लेंथ ले लिया हमने, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, एरे डॉट लेंथ हो गया। फिर मैं बोलूँगा कि अच्छा वो बताओ कौन सा एलिमेंट फाइंड करना है, तो इंटीजर की बोलेगा वो कि मुझे 40 फाइंड करके बताओ कौन से इंडेक्स पे। तो हमको ऐसा दिख रहा है कि 0 1 2 3, तो हमको आंसर 3 आना चाहिए। मैं बोलूँगा ठीक है, एक लूप चलाते हैं, आई को 0 से लेके लेस देन n तक और आई प्लस प्लस करते हैं, मतलब एक एक एलिमेंट बढ़ता जाएगा। हम बोलेंगे उसको इफ़ एरे ऑफ आई इक्वल टू की है तो क्या कर दो, अगर वो है तो प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो कि एलिमेंट फाउंड हो गया। एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स, कौन से इंडेक्स पे फाउंड हुआ है, आई इंडेक्स पे फाउंड हो गया। और यहाँ पे तुम ब्रेक लगा दो, ओके। और हमको यहाँ पे ये भी रखना था कि जब फाउंड नहीं होगा तो हम क्या प्रिंट कर रहे थे, हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे थे कि एलिमेंट नॉट फाउंड, ओके। और ऐसा लगा देंगे तो ये तो हर बार रन हो जाएगा। मतलब आपको रन करके दिखा देता हूँ एक बार कैसा चलेगा ये। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, अच्छा यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं, प्रिंट ln लगाऊंगा तो वो ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन में आएगा, तो अच्छे से समझ में आएगा। देखो किस लिए मैंने वो बूलियन केसिया लगाया था, आपको समझ में आएगा। देखो जब 40 था तो एलिमेंट फाउंड हो गया, 40 मिल गया, लेकिन हमारा प्रोग्राम लाइन बाय लाइन चलता और हमने यहाँ कोई केस नहीं रखा था तो उसने इसको भी एग्जीक्यूट कर दिया। पर हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमको एलिमेंट जब मिल गया है तो ये नहीं चाहते हैं एग्जीक्यूट हो, जब नहीं मिला हो तब एग्जीक्यूट होना चाहिए। मैं बोलूँगा ठीक है, यहाँ पे एक बूलियन रख लेते हैं और बूलियन का नेम फाउंड रखेंगे, जो कि इनिशियली रखेंगे फॉल्स कि अभी हमको नहीं मिला है। फिर अगर वो इसके अंदर आता है, मतलब आ रहा है तो मिल गया होगा, तो मैं बोलूँगा ठीक है, जो फाउंड रखा है, जो फाउंड वेरिएबल है उसको फॉल्स, उसको ट्रू कर दो कि मिल गया।
फिर मैं बोलूँगा इधर यहाँ पे इसको केस में लगा देंगे कि इफ़ जो हमारा फाउंड है वो इक्वल टू फॉल्स है मतलब फॉल्स है तब एलिमेंट नॉट फाउंड हुआ, और अगर फॉल्स नहीं है तो फाउंड हुआ। तो अभी देख सकते हैं 3 आया। सपोज करिए मैं यहाँ पे 80 लिख देता जो इसमें नहीं है, तो क्या होगा, तो ये देखिएगा और ये नहीं हुआ तो कैसा भी फॉल्स रहा, तो ये सीधा नॉट फाउंड आ गया कि एलिमेंट फाउंड नहीं है। अब इसको थोड़ा और अच्छे से कैसा लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे नॉट लगा दूंगा और ये फॉल्स निकाल दूंगा, और अगर रन करेंगे तो देखिए क्या होता है, एलिमेंट नॉट फाउंड। और यहाँ पे मैं बोलूँगा 50 है क्या, तो उसमें 50 मेरे को दिख जाएगा, तब भी ये नहीं चलेगा। ठीक है, ये इसका मतलब क्या होता है, नॉट का मतलब क्या होता है कि जो भी आंसर है उसका अपोजिट कर दो। जैसे एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे फाउंड ट्रू हुआ तो यहाँ पे इफ़ में क्या आया था, फाउंड को, या मैंने यहाँ फाउंड बोला ना, तो वहाँ पे क्या आ गया, ट्रू हुआ होगा। और ट्रू का अपोजिट क्या होता है, फॉल्स होता है। ठीक है, तो वो बोला होगा कि क्या जो फाउंड है वो फॉल्स के इक्वल है, वो बोला होगा नहीं, तो नहीं चला। पर एज अ बिगनर अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा तो ये वाला निकाल के इक्वल टू फॉल्स लिख लो, ऐसा कुछ भी कोई बड़ा उसमें डाउट नहीं है। तो हमने लीनियर सर्च भी सीख लिया, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है लीनियर सर्च की, ओ ऑफ एन होती है कॉम्प्लेक्सिटी। हमको अगर एलिमेंट फर्स्ट में मिल गया तो वो बेस्ट केस है हमारा, अगर कहीं बीच में एलिमेंट मिल गया तो ऐसा बीच में मिल गया तो एवरेज केस आएगा, लास्ट में मिला तो वर्स्ट केस आएगा। तो हम हमारा जब भी हम बिगो में देखते हैं तो उसको, अगर हम जब भी बिगो के टर्म में देखेंगे तो हम वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी लेके चलते हैं। तो हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि हमको ऐसा एलिमेंट कहीं लास्ट में मिल रहा होगा तो वो फैन लेके चलेंगे। ठीक है, तो हमने ये भी देख लिया कि लीनियर सर्च कैसे करते हैं। ओके, तो उसके बाद हमारा क्या बचा कि इंसर्शन या डिलीशन, कि एक एरे है उसमें इंसर्ट या डिलीट कैसा करते हैं। आई थिंक लीनियर सर्च आपको समझ में आ गया होगा, तो ये प्रैक्टिस करिए और बताइएगा। और अब हम इंसर्शन सर्च देखते हैं। इंसर्शन ओके, इंसर्शन सर्च नहीं, एरे में इंसर्ट कैसा करते हैं। ओके, एरे में इंसर्ट कैसे करेंगे कहीं भी एक मिडिल वैल्यू में। तो देखो सपोज करो ऐसा एग्जांपल लेता हूँ, इंटीजर एरे होगा, एरे में कुछ ऐसा एलिमेंट डाल दो 10 20 30 40 50। ओके, ऐसा एलिमेंट डाल दिए। अब सपोज कर लो मुझे यहाँ पे 30 के प्लेस पे, मतलब 30 के प्लेस पे नहीं, 30 से पहले मेरे को कुछ यहाँ पे इंसर्ट करना हुआ। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंसर्ट करो, और मैं बोलूँगा कि अब हमारा जो नया एरे है वो ऐसा होना चाहिए 10 20। मैं बोलूँगा 60 इधर आएगा, फिर 30, फिर 40, फिर 50। ओके, ऐसा इसको आगे ला दो, समझ में आएगा। हाँ देखो यहाँ पे 60 आ गया तो 30 इधर आ गया, राइट साइड आ गया इसके। ओके, तो ये कैसा करेंगे कि एरे के फर्स्ट में कहीं भी इंसर्ट कर दो, मिडिल में इंसर्ट कर दो, या लास्ट में इंसर्ट कर दो। तो अगर नॉर्मली देखें ना तो एरे में इंसर्ट कैसा करेंगे आप, तो हमको पता है कि एरे जो है वो कंटिन्यूस मेमोरी है, और अगर हम उसमें कोई एलिमेंट इंसर्ट करने जाते हैं तो मतलब क्या है, हम उसका साइज़ बढ़ा रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो तो 5 था, मैंने एक एलिमेंट उसमें इंसर्ट किया तो क्या हुआ, मैंने एरे का साइज़ बढ़ाया है। अब क्योंकि ये नॉर्मल एरे है तो इसका साइज़ बढ़ेगा, तो इसका मतलब क्या है कि हम साइज़ बढ़ेगा तो डायरेक्ट वैल्यू मिलेगी नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको एक नया एरे बनाना पड़ेगा। मैं ऐसा लिख देता हूँ, न्यू एरे बनाऊँगा जिसमें ये पूरे एलिमेंट्स जो हैं न्यू एरे, और ऑल एलिमेंट्स जो रहेंगे उसको कॉपी कर दो उसमें। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स को कॉपी कर दो न्यू एरे में, और जो न्यू एरे का साइज़ होगा वो n+1 होगा। n का मतलब क्या है यहाँ पे कि इसका जैसे साइज़ 5 था तो मैं 5 इक्वल टू n ले रहा हूँ, तो जो नया एरे बनेगा उसमें n+1 होगा, क्योंकि हम एक एलिमेंट इंसर्ट करें तो एक साइज़ एक्स्ट्रा रखेंगे जो एलिमेंट इंसर्ट होगा उसके लिए, तो n+1 होगा। तो हमारा एल्गोरिदम कैसा चलेगा, पहले एक नया एरे डिक्लेयर करेंगे, देखो लिख देता हूँ इधर पे, डिक्लेयर न्यू एरे ऑफ साइज n+1। ओके, ऐसा लिखते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, देखो कैसा चलेगा। एक हमने, हाँ मैं यहाँ लिखूँगा और फिर ऊपर हम कोड लिखते रहेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले ऐसा एल्गोरिदम डिफाइन करते हैं फिर कोड लिखते हैं। इसको देख देख के लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे होता है, फिर आप डिलीशन का कोड मुझे लिख के बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैं बोलूँगा एक नया एरे डिक्लेयर करो जिसका साइज़ n+1 होगा। ठीक है, ओके हो गया, पता चल गया क्या करना है, एक एरे डिक्लेयर करना है जिसका साइज़ n+1 हुआ। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, हम ऑब्जर्व करेंगे थोड़ी चीज़ें कि हमको एलिमेंट्स कॉपी करने हैं। जैसे यहाँ पे 10 था तो नए एरे में भी वहीं पे आएगा, यहाँ पे 20 था वो सेम चीज़ इधर आ जाएगी, यहाँ पे 30 था वो चीज़ इधर नहीं आएगी, यहाँ पे हमको नया इंसर्ट करना था ना, तो हमारा जो हमको बोला जाएगा कि कहाँ पे उसको इंसर्ट करना चाहता है। ठीक है, कौन से इंडेक्स पे,
तो जो हम वो बोलेगा कि मुझे इंसर्ट करना है थर्ड इंडेक्स पे, जैसे 0 1 2, वो बोलेगा मुझे सेकंड इंडेक्स पे इंसर्ट करना है 0 1 2, ये वाले इंडेक्स पे इंसर्ट करना है। तो ये वैल्यू हमको पता रहेगी कि हमको सेकंड वाले पे इंसर्ट करना है और कौन सी वैल्यू इंसर्ट करनी है। जैसे वैल्यू बोल देता हूँ यहाँ पे 60। ओके, तो ये हमारा गिवन क्वेश्चन है कि एक एरे दिया है और इंसर्ट करना है सेकंड इंडेक्स पे और वैल्यू दिया है 60। ओके, वैल्यू दिया है 60 और सेकंड इंडेक्स पे हमको इंसर्ट करना है। तो मैं इधर इंडेक्स भी लिख देता हूँ ताकि इजीली समझ में आए। 0 1 2 3 4। ओके, अगर मैं नीचे वाले का भी इंडेक्स लिखूँ तो देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ पे ओके, हाँ ठीक है, ऐसे रखते हैं। ठीक है, और इसको अभी के लिए थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि वो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ ही गया होगा कि हमको सेकंड इंडेक्स पे 60 फुट करना है। अभी देखो क्या होता है, यहाँ पे हमको पता चला ये गिवन है तो हमने सबका इंडेक्स लिख लिया और जो हम नया एरे बनाएंगे उसमें एरे एलिमेंट इंसर्ट करते जाएंगे। ठीक है, मतलब ये पुराने वाले एरे से नए वाले एरे में वैल्यू कॉपी कर देंगे, इधर का इधर डालेंगे तो जो 0th इंडेक्स पे है वो 0th पे आएगा। ठीक है, जो फर्स्ट इंडेक्स पे वो नए एरे में फर्स्ट पे आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दिक्कत ये आने वाली है कि जो सेकंड इंडेक्स की वैल्यू थी उसको हम रिप्लेस नहीं करेंगे। रिप्लेस कर रहे होते तो सीधा वो भी वैल्यू इधर डाल के तो यहाँ पे 30 नहीं आता, यहाँ पे सीधा 60 आता और एरे का साइज सेम होता है। पर हमको क्या करना है, इसके बीच में एक एलिमेंट इंसर्ट करना है और इसको सबको राइट में शिफ्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसा करने वाले हैं, एक एक करके जाते हैं। पहले यहाँ तक कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, तो मैं यहाँ एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, कॉपी ऑल दी एलिमेंट्स, copy all the elements till the insert और copy all the before elements till the insert। ओके, ऐसा कुछ इंग्लिश का सेंटेंस है कि इंसर्ट करने के पहले, मतलब इंसर्ट जो होता है ना, इंसर्ट यहाँ पे हमको इंसर्ट करना था तो उसके पहले वाले इंडेक्स तक की पूरी वैल्यू कॉपी कर लो। ठीक है, जैसे 10 और 20 उसके पहले वाले इंडेक्स थे तो हमारे नए एरे में ऐसे कॉपी हो जाएंगे। तो समझ आ गया सेकेंड सेंटेंस। थर्ड हमको क्या सोचना है कि अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारा एक स्पेस खाली बच जाए तो हम बाद में वहाँ पे एक वैल्यू डाल लेंगे। और हमको अभी के लिए ये नहीं सोचना, अभी के लिए हमको ये सोचना है कि जो ये वाला 30 है वो हमको थर्ड पे पुट करना है, ये जो 40 है वो फोर्थ इंडेक्स पे पुट करना है और जो 50 है वो फिफ्थ इंडेक्स पे पुट करना है। मतलब क्या है कि जो ऊपर वाला आई है वो नीचे वाले i+1 इंडेक्स पे जा रहा है। वही है ना, जैसे मान लो ये सेकंड पे था तो i+1 थर्ड इंडेक्स पे आ गया, फिर ये थर्ड पे था तो i+1 फोर्थ इंडेक्स पे आ गया, ये फोर्थ पे था तो i+1 फिफ्थ इंडेक्स पे आ गया। तो क्या करेंगे, नाउ अब हम क्या बोलने वाले हैं, नाउ कॉपी दी एलिमेंट्स फ्रॉम i to i+1 इन न्यू एरे। ओके, तो हमने क्या बोला कि जो नया एरे होगा उसमें i+1 से इंसर्ट करते जाओ और इधर का i लेके i+1 में इंसर्ट करते जाओ। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम क्या बोलेंगे, जब लास्ट में हमारा इधर ये तो इंसर्ट हो गया होगा, हमने ऐसा यहाँ लिख दिया, हम लास्ट में क्या बोलने वाले हैं कि अच्छा ये तो हो गया लेकिन हमने 60 इंसर्ट नहीं किया। ठीक है, अभी तक 60 इंसर्ट नहीं है, यहाँ पे अभी खाली ऐसा 0 हो जाएगा। तो जावा या दूसरे लैंग्वेजेस में वो ऑटोमेटिक उसको 0 कर देता है अगर हम वहाँ पे कोई वैल्यू पुट नहीं करते हैं तो हम लास्ट में क्या करेंगे, जब हमारा पूरा एक बार लूप चल जाएगा तो हम लास्ट में बोलेंगे ठीक है, नाउ वी कैन insert the value on the given index on the new array। ओके, तो नए एरे पे जाके सीधा वो इंडेक्स लिख देना है कि न्यू एरे ऑफ 2 और सीधा से इंसर्ट की वैल्यू लिख देनी है 60। अब ये सेम चीज़ को मैं कोड करता हूँ तो आप लोग को ईजिली समझ में आएगा। यहाँ पे हमारा एल्गोरिदम है और ये एल्गोरिदम के स्टेटमेंट्स है। देखो पहले क्या करना है, डिक्लेयर न्यू एरे ऑफ साइज n+1। देखो कैसे कहते हैं, इंटीजर, यहाँ पे एक एरे कॉपी बनाते हैं ताकि पता चले, या फिर इसका नाम रख देते हैं न्यू एरे। ओके, न्यू एरे जिसका साइज क्या बोला था उसने, n+1 रखा था। ओके, n+1 साइज का हमने एक एरे बना लिया। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हो गया। ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डन।
समझ गया? फिर क्या बोला, कॉपी ऑल दी बिफोर एलिमेंट स्टिल इंसर्ट। तो यहाँ पे इंसर्ट होने वाला है, उसके पहले के एलिमेंट्स कॉपी कर लो। कैसे कॉपी करते हैं देखो, कॉपी करने के लिए हमको ट्रेवल करना पड़ेगा, और हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो नया एरे है उसका साइज निकाल लेंगे। तो बोलेंगे इंटीजर n इज इक्वल टू न्यू एरे डॉट लेंथ। यहाँ पे साइज हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो हमको पता है कि उसका साइज n+1 होने वाला है, तो हम लूप में जब लिखेंगे तो n+1 भी लिख सकते हैं। आपकी मर्जी है, क्या भी लिख लो उधर। तो हम अभी लूप करेंगे कि हम बोलेंगे i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करो, क्योंकि ज़रूरत एलिमेंट से हमको कॉपी करते जाना है। और कहाँ तक जाएगा ये बताओ आप लोग। तो ये जाने वाला है हमारा n तक जाएगा, क्योंकि हमारा अभी चल तो यहीं रहा है ना, i+1 में तो हम डाल रहे हैं। तो यहाँ पे n लिखते हैं, काम करते हैं, इसको भी कमेंट आउट करते हैं, मैं थोड़ा डाउट में हूँ। तो हम बोलेंगे कि 5 तक चलो, ठीक है, लूप यहाँ तक चलेगा, देखते हैं मेरे को, और i++ करते हैं। ओके, तो अभी हम बोल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक लूप चलेगा और एक एक एलिमेंट आगे जाते जाएंगे, ठीक है। अभी क्या हुआ देखो, अभी हमने बोला था कि जो यहाँ का एलिमेंट है वो इसमें सीधा डाल दो। तो कैसा डालेंगे, जो एरे ऑफ आई है, एरे ऑफ आई का मतलब क्या हुआ, ये वाले, मतलब 10 जो है वो जो नया एरे आया है, नया एरे क्या था, न्यू एरे ऑफ आई में डाल दो। ओके, तो मैं इधर ऐसा एरे बना लेता हूँ। तो जब हम इनिशियली ऐसा डिक्लेयर करते हैं ना, इधर ही लिख देता हूँ, जब हम इनिशियली न्यू एरे बनाते हैं तो उसमें, और जितने साइज़ का बनाते हैं, तो हाँ, मेमोरी में ऐसा बन जाता है 0 0 0 0 और 0, मतलब जितना एंड, मतलब जितने साइज़ का रहता है उतने बार उतना बड़ा वो एरे बनाता है, और बाय डिफ़ॉल्ट 0 डाल देता है उसमें। तो इस केस में हमारा 5 था, तो +1 6 जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6। तो ऐसा एक एरे बना दिया उसने, ठीक है। इसको और इधर कर लेता हूँ। तो एक 6 साइज़ का एरे बना जिसमें सारी वैल्यू 0 है बाय डिफ़ॉल्ट। जावा ऐसा करता है, और दूसरी लैंग्वेजेस में, मतलब पाइथन भी ऐसा ही रखता है। और अगर C++ में देखा तो वहाँ पे ऐसे कोई रैंडम वैल्यू डाल देगा, मतलब रैंडम वैल्यू 1 2 नहीं डालेगा, कोई बड़ी 1000 लैक्स में वैल्यू डाल देगा यहाँ पे। तो ऐसा रहता है। तो हमने ऐसा बोल दिया यहाँ पे, तब क्या होगा, देखो देखो चलाते हैं ऐसा, ठीक है। फर्स्ट इटरेशन हुआ हमारा, यहाँ पे लगाता हूँ कि जब आई की वैल्यू 0 थी, तब क्या हुआ, जब आई की वैल्यू 0 थी, इसको कॉपी कर लेता हूँ, आसानी रहेगा। जब आई की वैल्यू 0 थी तो क्या बोला, हमारा ऐसा लूप चला, आई की वैल्यू 0 थी, 0 इज़ लेस देन n मतलब 5, हाँ। तो क्या बोला कि एरे ऑफ आई, हम ऐसा कोड हमको राइट टू लेफ्ट पढ़ना है ताकि हमको इजीली समझ में आए। तो एरे ऑफ आई मतलब क्या है, एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 0 क्या है, 10, ठीक है। बोलेगा जो 10 है वो किस में डालो, न्यू एरे ऑफ आई में। न्यू एरे ऑफ आई क्या है, न्यू एरे ऑफ आई में इंसर्ट कर दो। न्यू एरे ऑफ आई ये है, क्योंकि इसका इंडेक्स भी लिख देते हैं इसलिए समझ में आएगा। तो इसका इंडेक्स आएगा 0 1 2 3 4 3 4 और न्यू वाला 5, ठीक है, यहाँ तक। तो ये क्या बोला कि एरे ऑफ 0 में, न्यू एरे ऑफ 0 में एरे ऑफ आई डाल दो। तो यहाँ पे क्या आ गया, 10 आ गया ना, हाँ। उसके बाद क्या होगा, i++ होगा, मतलब क्या हुई, आई की वैल्यू 1 हो गई अब। तो यहाँ पे क्या होगा, एरे ऑफ 1 क्या है, एरे ऑफ 1 क्या है, 20। बोलेगा ठीक है, न्यू एरे ऑफ 1 में जाके वैल्यू 20 पुट कर दो, बोलेगा ठीक। यहाँ पे आते हैं नीचे, इसको ऐसा रखते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसको ऐसा रहने देता हूँ, वो भी आ गया। मैं बोलूँगा जब आई की वैल्यू 1 थी तो यहाँ क्या हुआ, ये 20 हो गया, ठीक है। और ओके, ये ऐसे ही ठीक है, ये आगे बढ़ रहा है थोड़ा, तो इंडेक्सिंग का ऐसे देख लीजिएगा। तो ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, आई की वैल्यू 1 हो गई, फिर प्लस प्लस हुआ, फिर क्या होगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, यहाँ भी आई की वैल्यू 2 होगी, और यहाँ भी आई की वैल्यू 2 हो गई। जब यहाँ पे 2 होगा तो क्या बोलेगा, आई की वैल्यू 2 हुई। तो हमको यहाँ पे चेंजेस करने थे ना, हमारा यहाँ तक हमने कर लिया, ठीक है। ये वाला हमने कोड लिख दिया। अब क्या बोला है, नाउ कॉपी द एलिमेंट्स फ्रॉम आई टू i+1 इन द न्यू एरे। हमको क्या करना है, हमको कॉपी किससे करना है, यहाँ से हमको जो कॉपी करना है वो आई है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। आई आई ठीक है, और यहाँ भी आई था, यही था ना, नहीं यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा था। तो यहाँ से हम कॉपी कर रहे हैं और इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉपी का है, ये इंसर्ट का है। लेफ्ट साइड वाला हमेशा वो असाइनमेंट ऑपरेशन मतलब इंसर्ट होता है। अभी क्या हुआ, जब आई की वैल्यू 2 हो गई, आई की वैल्यू 2 हो गई मतलब हमको यहाँ पे इंसर्ट वाला करना था, एक नया एलिमेंट यहीं पे पुट करना था।
अगर इस केस में हमारा कोड ऐसा चला देते हैं बिना किसी कंडीशन के, तो क्या होगा, बोलेगा एरे ऑफ 2 का वैल्यू लेके आओ और न्यू एरे ऑफ 2 में वैल्यू डाल दो। तो एरे ऑफ 2 की वैल्यू क्या थी, 30 थी ना, एरे ऑफ 2 की वैल्यू 30 थी, और वो बोलेगा कि 2 की वैल्यू लेके और 2 में डाल दो, तो यहाँ पे 2 में 30 आ जाएगा। पर हमको यहाँ क्या डालना था, 60 डालना था, या फिर अगर हम इसको स्किप करके यहाँ हमको 30 डालना था ना, तो हम कैसे कर सकते हैं, हमको i+1 में डालना था। तो यहाँ पे i लगाते हैं और यहाँ पे i लगाते हैं। तो हमको कब i+1 में डालना है, यहाँ तक हमको i में डालना है, ठीक है। और जब हम वो इंडेक्स पे आ जाते हैं तो जब हम उस इंडेक्स पे आ जाते हैं तो i+1 में इंसर्ट करना है, ठीक है। बस यही देख लेना है। तो हम कैसा करेंगे, इसको एक कंडीशन लगा के चेक करेंगे कि एक इफ़ कंडीशन लगाना पड़ेगा यहाँ पे। इसके यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे। इफ़ क्या बोलेंगे कि जब i इक्वल टू हो जाता है किसके, इंसर्ट के, इंसर्ट मतलब जिस इंडेक्स पे हमको इंसर्ट करना था उसके गिवन वाला, तो हमको क्या करना था, तो हमको सेम यही चीज़ लिखते हैं, बस हम इसको थोड़ा सा ट्विक करेंगे ताकि समझ में आ जाए। हमको क्या करना था कि एलिमेंट तो हमको वही लेना है, लेना तो 30 है, लेकिन उसको सेकंड के प्लेस पे नहीं, थर्ड के प्लेस पे डालना, मतलब i+1 में डालना है। तो i+1 में डालना है, ओके, समझ गया ना, i+1 में डालना है। और ये अगर हमको एक बार ये इंसर्ट कर दे तो ये नहीं चलना चाहिए, तो हम इसको एल्स केस में लिखेंगे, इफ़, और फिर ये एल्स। हम इसको ऐसा भी रख सकते हैं अब, लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ ये ब्रैकेट लगाना, ताकि बाद में हमारे जब केसेस बढ़ जाएं तो हमको ब्रैकेट ना लगाना पड़े, कन्फ्यूज़न थोड़ा कम रहे। तो ये इफ़ हो गया, और यहाँ स्पेस देता हूँ, यहाँ स्पेस देता हूँ, और ये एल्स हो गया, ठीक है। अब देखो हमारा कोड कैसे चलेगा। आई की वैल्यू कितनी हुई थी, 2 हुई थी, बोलेगा आई 2 इक्वल टू इंसर्ट 2 पे करना था, बोलेगा हाँ, तो इफ़ मैच कर गया, बोलेगा क्या करना है, एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 2 क्या है, एरे ऑफ 2 30 है, बोलेगा ठीक है 30 को i+1 में इंसर्ट कर दो, मतलब i की वैल्यू क्या थी 2, 2 + 1 3, तो 30 को थर्ड वाले इंडेक्स पे पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको स्किप कर रहे हैं अभी के लिए, 60 अभी पुट करेंगे, बताता हूँ कैसा, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, अब क्योंकि एल्स चलेगा नहीं, इफ चल गया, तो फिर क्या होगा, i की वैल्यू क्या होगी 3, बोलेगा i की वैल्यू 3 हुई, 3 हुई तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे i को रिप्लेस करो 3 से, 3 नहीं, यहाँ पे नहीं, सॉरी, यहाँ पे वो चेक करेगा क्या 3 इक्वल टू इंसर्ट है, इंसर्ट मतलब जो इंडेक्स था, नहीं वो तो नहीं है, तो इसमें आ जाएगा, ठीक है, इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो हम गलती क्या कर रहे हैं, समझाता हूँ। ये तो नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, एल्स, एल्स में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हुआ 3 हुआ, और ये भी 3 हो जाएगा। तो देखो अगर हमने जब ऐसे कर दिया तो एरे ऑफ 3 क्या था, एरे ऑफ 3 क्या था 40, हम बोलेंगे 40 कहाँ इंसर्ट करो, न्यू एरे ऑफ 3 में इंसर्ट करो, न्यू एरे ऑफ 3 क्या है, ये न्यू एरे ऑफ 3 ये है ना, हाँ देखो न्यू एरे ऑफ 3 क्या है 0 1 2 3, यहाँ पे 40 इंसर्ट हो जाएगा, पर हमको कहाँ पे 40 इंसर्ट करना था, इधर। तो पता चला हमारी गलती क्या हुई, हमने क्या कहते बस इक्वल टू वाले चेक किया कि जब वो इक्वल टू इंडेक्स पे आएगा, मतलब वो जब इस इंडेक्स पे आएगा तभी की वैल्यू आगे वाले में डालना है, नहीं, हमको क्या करना था, जब वो इक्वल टू पे आएगा तब आगे वाले इंडेक्स पे जाना है, और उसके बाद वाले वैल्यू में भी आगे वाले इंडेक्स में ही डालना है, उसके आगे वाली वैल्यूज़ में पूरी। तो हमको यहाँ पे क्या कंडीशन लगाना पड़ेगा कि अगर आई इक्वल टू है तब भी डालना ही है, और अगर आई जब इंसर्ट से ग्रेटर हुआ तब भी डालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आई करते हैं और यहाँ पे आई करते हैं, ठीक है। मैं बोलूँगा जब भी आई हमारी इंसर्ट के इक्वल होता है तब तो डालना ही डालना है, और उससे ग्रेटर होता है तब भी एक एक वैल्यू उसके आगे इंडेक्स जंप करके डालना है। अभी देखो अभी आएगा, जब आई की वैल्यू 3 थी, आई की वैल्यू 3 हुई, तो ये मैच किया कि हाँ 3 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू इंसर्ट वाली वैल्यू क्या थी 2, तो वो अंदर आ जाएगा इफ़ के, फिर वो बोलेगा इधर आएगा इधर, फिर बोलेगा एरे ऑफ 3, एरे ऑफ 3 क्या है 40, फिर बोलेगा यहाँ पे 3 + 1 4, मतलब क्या इंडेक्स 4 पे जाके एरे ऑफ 3 डाल दो, एरे ऑफ 3 क्या है 40 है, यहाँ पे आके 40 डाल दो इंडेक्स वाले थर्ड में। अच्छा मैं इधर भूल गया था उसको अपडेट करना, ठीक है। अब मैं फिर इसको आई कर देता हूँ, आई, और ताकि हमारा नेक्स्ट इटरेशन हो कर सके समझ में आई प्लस प्लस हुआ, आई की वैल्यू क्या आई 4, बोलेगा 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इंसर्ट की वैल्यू क्या थी 2 सेकंड इंडेक्स, बोलेगा हाँ, तो बोलेगा एरे ऑफ 4 क्या है, एरे ऑफ 4 50 है,
50 कहाँ डालना है, i+1 मतलब 4+1 फिफ्थ इंडेक्स पे, फिफ्थ इंडेक्स ये था तो एरे ऑफ 4 क्या है 50, तो फिफ्थ इंडेक्स पे 50 डाल दो। फिर उसके बाद ये चलेगा नहीं, फिर i++ होगा, i की वैल्यू क्या होगा, 5 हो गई। फिर बोलेगा 5 इज लेस देन n, n क्या था, ये 5 था ना, 1 2 3 4 5, हाँ तो 5 इज लेस देन 5 नहीं, इक्वल टू है, तो वो चलेगा नहीं और हमारा लूप यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे लूप ख़त्म हो गया और हम यहाँ पे फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे। तो अभी हमारा देखते हैं आउटपुट क्या है यहाँ तक, अगर हमारा पूरा लूप चल जाता है, जब जब हमारी आई की वैल्यू 5 होती है, जब हमारा पूरा लूप चल जाता है, हमारा पूरा लूप चलने के बाद हमको ये आउटपुट मिलेगा। ठीक है, ये नीचे कॉपी कर लेता हूँ, नहीं यही रखते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना था, हमने को यहाँ 60 डालना था ना, तो 60 कैसा डालेंगे, सिंपल है, न्यू एरे में बोलेंगे, जो इस भी इंडेक्स पे इंसर्ट करना था वहाँ पे जाके वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि वो तो हमको गिवन है। इंसर्ट कौन से इंडेक्स पे करना था, 2 पे, मैं बोलूँगा ठीक है 0 1 2 पे जाओ, वैल्यू कितनी डालनी थी, 60, 60 डाल दो, 60 आ गया यहाँ पे और हमारा न्यू एरे में वैल्यू आ गई। अब मैं बोलूँगा ठीक है प्रिंट कर दो पूरे न्यू एरे को, ताकि मैं देख सकूँ कि उसकी वैल्यू क्या है। अब हमको पता है ऐसा सीधा प्रिंट होता नहीं है, क्योंकि उससे एड्रेस प्रिंट होंगे, तो हमको पूरा न्यू एरे को ट्रैवल करना पड़ेगा। अब न्यू एरे को ट्रैवल कैसा करते हैं, आपको पता है कि एक लूप लेना है, सो 0 से स्टार्ट होगा और लेस देन एन, लेस देन कहाँ जाएगा, न्यू एरे का साइज तक। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो न्यू एरे डॉट साइज, नहीं जावा लिख रहे हैं तो डॉट लेंथ और i++ और यहाँ प्रिंट कर दो, यहाँ पे प्रिंट कर दो तो प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए आपको ये कोड मैं इधर दिखाता हूँ रन करके। ठीक है, ये वाला आ जाओ, यहाँ पे रन करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो मैं ये इसको हटा के यहाँ पे डाल देता हूँ और इसको देखते हैं कैसे लिखना है। मैं ये हटाना पड़ेगा क्योंकि इसको कमेंट्स में नहीं रखा है, और एक एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके, एक एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, तो एक एरे डिक्लेयर कर दिया, एक एरे इंटीजर एरे, और मैं बताऊंगा कि उसमें इंटीजर इंसर्ट कहाँ करना है, मेरे को सेकंड इंडेक्स पे इंसर्ट करना है, और उसकी वैल्यू बताऊंगा कि मुझे 60 इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे 60 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 40 50 आएंगे। तो यहाँ पे ऐसे जाते हैं, तो हमने बोला एक लूप चलाते हैं एन तक, एन तो हमने डिक्लेयर नहीं किया, तो बोलेंगे एन इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ। ओके, ऐसा आ गया। फिर उसके बाद आई इन लेस देन इंसर्ट होगा, फिर एल्स वाली वैल्यू चलेंगी, इसको स्पेस दे देते हैं तो अच्छा दिखेगा, और फिर जब हो जाएगा तो न्यू एरे। ओके, न्यू एरे तो हमने डिक्लेयर ही नहीं किया ना, नया एरे, तो वो भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो इधर डिक्लेयर कर देते हैं इंटीजर न्यू एरे। हमको पता है जावा में कैसा डिक्लेयर करते हैं, इक्वल टू न्यू एरे, अरे नहीं, न्यू इंटीजर ऑफ साइज कितना है, n+1, n क्या था, n इसका साइज था, तो उससे एक साइज बढ़ के तभी तो इंसर्ट होगा, तो ऐसा डिक्लेयर करते हैं। और ये वेरिएबल का नेम है, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर हम नीचे जाएंगे और फिर मैं उसके बाद प्रिंट करके देखूंगा कि हमारा एलिमेंट प्रिंट हुआ कि नहीं। चलिए देखते हैं कोई सिंटैक्स एरर है क्या, रन हो रहा है, हाँ सिंटैक्स एरर आया ना, अभी मेरे को याद आया, जावा में डायरेक्ट प्रिंट नहीं होता है, उसमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखना पड़ता है। ओके, और न्यू एरे ऑफ आई लिखेंगे तभी तो चलेगा। और कहीं हमने प्रिंट लिखा था क्या, एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं क्या पता सिंटैक्स एरर हो। तो इसमें सिंटैक्स एरर आया SYSTEM में, तो मेरे को अभी डाउट, ओके यहाँ पे ऐसा दिखा दिया, तो मैं यहाँ पे एक स्पेस ले लेता हूँ, तो अभी ठीक से दिखाएगा। और अभी देखते हैं कहीं कुछ एरर, हाँ ओके। तो देखिए मैंने बोला था कि हमारी ओरिजिनल वैल्यू 10 20 30 40 50 थी, और मैंने इंसर्ट किया सेकंड इंडेक्स पे 60 हो गया। इसको टेस्ट करते हैं, मैं बोलूँगा अब मुझे फोर्थ इंडेक्स पे इंसर्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ पे इंडेक्स इंसर्ट करना है, मैं बोलूँगा यहाँ पे मुझे 80 इंसर्ट करना है, बस मैं दो वैल्यूज़ चेंज किया हूँ, और देखता हूँ वहाँ पे इंसर्ट हो रहा है क्या, हाँ यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है। ओके, अब मैं बोलूँगा मुझे 0th इंडेक्स पे इंसर्ट करना है, मतलब लास्ट वाले पे। ओके, लास्ट वाले पे क्या इंसर्ट, फर्स्ट वाले पे मैं बोलूँगा यहाँ पे मुझे 90 100 कर लेते हैं, चलो 100 इंसर्ट करना है,
तो हाँ, यहाँ पे भी इंसर्ट हो रहा है 100 और फिर 10, 20, 30, 40, 50 आ रहा है। अब मैं बोलूँगा मुझे एकदम लास्ट में इंसर्ट करना है, कुछ ऐसा लास्ट में एकदम। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा लास्ट में इंसर्ट करने के लिए इसका काउंट कर लो 1, 2, 3, 4, 5th। मैं बोलूँगा मुझे 5th इंडेक्स पे क्या इंसर्ट करना है, सपोज कर लो 65 कर लेते हैं। अभी देखो यहाँ पे एक अच्छा चीज़ होता है, बताता हूँ क्या। ओके, तो लास्ट इंडेक्स पे 65 इंसर्ट हो गया। यहाँ पे जो एन इंडेक्स था उसके पे 65 हो गया। तो ये हमारा जो एल्गोरिदम है वो चल रहा है और मैंने बता दिया कि इंसर्शन कैसा करते हैं, तो आप लोग देख सकते हो। तो हमको अगर कहीं भी एलिमेंट इंसर्ट करना हुआ, जैसे अगर मानो फर्स्ट इंडेक्स पे अगर हमको एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं तो उसमें भी वही टाइम लगेगा, क्योंकि एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है, उसके बाद ये पूरे हम कॉपी भी तो कर रहे हैं। मान लो मिडिल में कर रहे हैं तो मिडिल में यहाँ तक कॉपी हो रहा है सेम टू सेम, फिर यहाँ पे हम उसके लिए जगह छोड़ रहे हैं, फिर आगे वाले एलिमेंट भी तो प्रिंट हो रहे हैं, कॉपी हो रहे हैं, उसके बाद हम उसमें इंसर्ट करें। या फिर लास्ट इंडेक्स में मान लो हमको कॉपी करना है, लास्ट इंडेक्स पे इंसर्ट करना है, तो लास्ट इंडेक्स में कैसा इंसर्ट होता है कि पहले पूरे कॉपी हो जाएंगे, एक एक ऐसा बचा रहेगा, फिर हम लास्ट में जाके इंसर्ट कर दे रहे हैं। तो इंसर्शन चाहे हम फर्स्ट करें, लास्ट करें या मिडिल में करें, और हम नया एरे बना के कर रहे हैं तो ओ ऑफ एन टाइम लगने वाला है हमको, ठीक है। और इंसर्शन हमेशा नए एरे में ही होगा, तो ओ ऑफ एन टाइम लेगा। कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन है, एन का मतलब जितने साइज का एरे उतना टाइम लगेगा। आई थिंक n+1 होता है। ओके, n+1 टाइम लगेगा, क्योंकि हमारा एरे का साइज 1+1 बढ़ जा रहा है, तो हम एक एक्स्ट्रा इंसर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमको पता है कि बिगो के टर्म में कांस्टेंट हटा देते हैं तो एन आता है, इसलिए मैंने ये सब आपको पहले बता दिया था। तो मैं ये भी लिख रहा हूँ। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसका, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यही है कि हम जब भी इंसर्ट करेंगे तो उसके लिए एक नया एरे हमको बनाना पड़ रहा है ना। इधर एक हमने नया एरे बनाया था, कहाँ गया नया एरे, हाँ ये एक नया एरे बनाया, उसका साइज़ क्या n+1 है। तो मतलब क्या हुआ कि जितने साइज़ का एक्चुअल एरे है उससे एक साइज़ बढ़ के बना रहे हैं, क्योंकि एक बार इंसर्ट करना था। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी n+1 है, पर बिगो के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे n+1, तो ऑफ एन हो गया, ठीक है। तो ये वाले केस में हमारा जो साइज़ है n+1 है स्पेस एंड टाइम इंसर्शन में। अगर इस प्रॉब्लम को कोई ऐसे पूछता है कि सपोज करो एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे पहले से वहाँ पे इस लोगों ने एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे दे के रखा है, ठीक है, ऐसे 0, 0, 0 ऐसा कुछ स्पेस दे के रखा है, बोला है कि तुमको एरे को बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बोलूँगा जहाँ इंसर्ट करना वहाँ इंसर्ट कर दो और स्पेस यूज़ नहीं करो एक्स्ट्रा। तो हम एक्स्ट्रा स्पेस इसलिए यूज़ कर रहे थे क्योंकि हमको एलिमेंट उसमें इंसर्ट करना था और उसका साइज़ नहीं था, पर हमको पता चल गया इसका साइज़ बड़ा है, तो और हम उसमें हम नया एलिमेंट डाल सकते हैं। तो हम उस केस में थोड़ा अच्छा वाला लॉजिक यूज़ ऐसा कर सकते हैं कि हम नया एरे नहीं बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा एलिमेंट को शिफ्ट कर सकते हैं। एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो बोल दिया कि लास्ट एलिमेंट में इंडेक्स, जैसे बोल दिया कि जो एरे है उसके लास्ट में जैसे 50 तक था, आप बोलेगा कि ये लास्ट है, यहाँ पे 60 कर दो इंसर्ट। तो हमको यहाँ पे कोई भी कोड नहीं लिखना है, यहाँ पे सीधा लिखना है कि जो एरे का लास्ट इंडेक्स, ये जो भी होगा लास्ट इंडेक्स, सपोज कर लो मैं मानता हूँ n होगा, लास्ट इंडेक्स में n+1 में जाके सीधा वैल्यू पुट कर दो। तो इस केस में अगर हम इंसर्शन कर रहे हैं और लास्ट वाली वैल्यू में इंसर्ट करें, क्योंकि एरे का साइज़ बड़ा है, हमको पता है एरे का साइज़ बड़ा है, तो वो वाले केस में ओ ऑफ 1 लगेगा, क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी लूप नहीं चला रहे हैं, सीधा लास्ट में इंसर्ट करें, ठीक है। और अगर बोल रहा है बिगनिंग में करो, बिगनिंग में करने को बोल रहा है तो क्या करना पड़ेगा, हमको 50 को 0 के प्लेस पे लाना पड़ेगा, फिर 40 को इधर लाना पड़ेगा, फिर 30 को इधर लाना पड़ेगा, फिर 20 को इधर लाना पड़ेगा, फिर जब 10 इधर आ जाएगा तो उसके प्लेस में हम 0 डालेंगे, ठीक है। तो उस केस में तो ऑफ एन लगेगा ही लगेगा। तो अगर हमको पता है कि एरे का साइज़ बड़ा है गिवन साइज से, और हमको अलाउड है ऑपरेशन, जो मतलब ऑपरेशन अलाउड है, ये अलाउड है कि एरे का साइज़ एक्चुअल में बड़ा है, तो उस केस में लास्ट का इंसर्शन में ऑफ 1 लगने वाला है। पर वैसा होता नहीं है, तो जनरलाइज यही है कि इंसर्शन में हमेशा ऑफ एन ही लगता है। तो मैंने आपको इंसर्शन बता दिया है, अब आप खुद से ट्राई करो डिलीशन करने का। तो ये वीडियो में हमने लीनियर सर्च पढ़ा, इंसर्शन पढ़ा, ट्रैवल कैसे करते हैं पढ़ा। अब ट्राई करो डिलीशन कैसे करते हैं। एक हिंट देता हूँ, सपोज करो जैसा एक एरे दिया होगा और बोला होगा कि मेरे को डिलीट जो करना है ना, वो डिलीट करना है, एक डिक्लेयर करता हूँ डिलीट, वो बोलेगा मुझे थर्ड इंडेक्स डिलीट करना है। थर्ड इंडेक्स मतलब क्या है, 0, 1, 2, 3, चलो ये सेम ले लेते हैं। तो बोलेगा कि मुझे सेकंड इंडेक्स डिलीट करना है, मतलब 30 डिलीट करना है। ये वाले केस में हमारा आउटपुट कैसा आने वाला है दिखाता हूँ, देखो।
तो आप लोग, मैं एक बार ऐसा एल्गोरिदम समझा दूंगा तो आप लोग कर सकते हो। तो ऐसा कॉपी करते हैं और इधर लाते हैं और मैं बोलूँगा यहाँ पे 30 रहेगा नहीं, ठीक है। मैं हटा दिया उसको, ठीक है। तो क्या हो गया देखो, एरे का साइज छोटा हुआ, एरे का साइज छोटा हुआ, पहले हमको ये दिख गया ना। तो हमको यहाँ पे क्या ऑपरेशन होगा कि डिक्लेयर एन एरे ऑफ साइज n-1, मतलब एक साइज कम, क्योंकि एरे का साइज छोटा हो जा रहा है ये केस में, ठीक है। सेकंड हमने क्या लिखा था कि कॉपी करना है, ठीक है। तो ये वाला सेम है, कॉपी करो। तो क्या करो, कॉपी दी एलिमेंट्स बिफोर दी डिलीशन इंडेक्स तक सेम टू सेम कॉपी कर लो, ठीक है। सेम टू सेम मतलब i इक्वल टू आई तक कॉपी कर लो, जैसा हमने यहाँ पे किया था कि i इक्वल टू आई तक कॉपी कर लिया था, ठीक है, एल्स वाले में। तो वहाँ तक कॉपी कर लो। मतलब क्या है, 0 वाला 0 पे ही रह गया, फिर ये 20 वाला यहाँ पे ही आ गया, फर्स्ट वाला फर्स्ट पे आ गया। अब देखो क्या होता है, ये सेकंड वाला हमको कॉपी नहीं करना है, ठीक है। अगर हम इसको कॉपी नहीं करते हैं और इसको स्किप कर जाते हैं तो हम सीधा पहुँचेंगे 40 पे। तो 40 वाला सेकंड पे चाहिए, 50 वाला थर्ड पे चाहिए, 60 वाला फोर्थ पे चाहिए। मतलब क्या है कि यहाँ पे हमको, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, किधर लिखा था हमने उसका कोड, ओके नीचे गया क्या, ओके। जैसे यहाँ पे हम यहाँ ये वाला कॉपी कर रहे थे और ये वाला इंसर्ट कर रहे थे। अब हमको क्या करना है, हम बोलेंगे कि इसी को कॉपी करो, इसको इंसर्ट नहीं करो, तो हमारा एल्गोरिदम वहाँ पे इजीली बन जाएगा। किधर चला गया, मैंने किधर लिखा था, आई थिंक ये लिखा था क्या, ये था क्या, नहीं नहीं, ओके ये नहीं था, मिल नहीं रहा है, किधर गया, ओके आई थिंक ऊपर था, ओके ये था, सॉरी सॉरी गैस। तो हमने यहाँ तक कॉपी कर लिया, फिर हमने क्या बोलेंगे कि यहाँ तक तो हमने कॉपी कर लिया, ओके यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोलूँगा ये जो 40 वाला है, 40 वाला मतलब क्या है, एरे है ना, एरे लिखते हैं, एरे ऑफ आई है ना ये। मतलब ये एरे ऑफ आई होता तो 2 में 2 सीधा आता, लेकिन नहीं, हम क्या बोल रहे हैं, एक जंप कर रहे हैं। मैं बोलूँगा एरे ऑफ आई प्लस 1 वाला किस में इंसर्ट करो, जो हम न्यू एरे बनाएंगे, उसमें इंसर्ट कर दो, ओके समझ गए। यहाँ पे क्या हो रहा है, और ये कब तक चलेगा, उसके पूरे आगे वाले एलिमेंट में, मतलब आफ्टर ऑल दी एलिमेंट्स फ्रॉम डिलीट इंडेक्स। तो हमारा कंडीशन आई थिंक यही रहेगा, देखते हैं क्या रहेगा। तो मैं न्यू एरे ऑफ आई गया और i+1 वाले को बोल दिया। तो मतलब मैं बोलूँगा कि जब 0 पे था तो ये वाला चला होगा, मतलब कॉपी हो गया, फिर जब 1 पे था तो ये वाला चला होगा, कॉपी हो गया सेम टू सेम। फिर जब यहाँ पे आया 2 पे आया, मैं बोलूँगा कि जब 2 पे आओगे, मतलब हम वैसा इफ़ कंडीशन में लिखेंगे कि जब वो 2 पे आएगा तो क्या करेंगे कि 2 पे आएगा तो हम लेंगे ही नहीं ना, हम तो इफ़ में हमारा कोड चलेगा, तो बोलेगा i+1 वाला वैल्यू लो। i+1 वाली वैल्यू क्या है, एरे ऑफ i+1 क्या है, 40 है। तो एरे ऑफ 40 इक्वल टू में न्यू एरे ऑफ आई डाल दो, मतलब यहाँ पे 2 डाल दो। और इसके आगे वाले में भी हमको ऐसे ही करना है, 3 वाला 2 में आया, 4 वाला 3 में आया, 5 वाला 4 में आया। तो कैसे करेंगे ये वाला, तो हम यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन ऐसा लगाएंगे, इसको इफ़ कंडीशन में लिखेंगे कि इफ़, कौन सा इफ़ कंडीशन होगा सोचो आप लोग, इफ़ आई इक्वल, पहले हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि इफ़ आई इक्वल टू डिलीट वाले इंडेक्स के इक्वल हुआ तब। तो अगर डिलीट वाले इंडेक्स के इक्वल हुआ मतलब 30 वाला हुआ तभी तक चलेगा, और फिर वहाँ पे गलती हो जाएगी, तो हमको उसका आगे वाला भी चाहिए। तो बस बोलेंगे कि जब इक्वल टू हुआ तब, और इक्वल टू से आगे हुआ तब, ओके ग्रेटर देन और इक्वल टू, ओके तो ग्रेटर देन और इक्वल टू हुआ तब हमको ऐसा करना है। तो आप लोग इधर रन करके देखना एक बार कि वो चल रहा है कि नहीं। और अच्छा एक काम करते हैं, मैं अभी रन करके देख लूँ क्या, तो आप लोग खुद से कोड उसको कर लेना तो पता चल जाएगा कैसे चलता है। तो यहाँ पे इंसर्ट के प्लेस पे, अच्छा इसको वेरिएबल चेंज नहीं करता हूँ मैं, और बस मैं यहाँ पे i+1 कर देता हूँ और इसको हटा देता हूँ। तो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगा, ये वैल्यू तो मैं पुट नहीं करूँगा क्योंकि ये वाला कोड नहीं चलना चाहिए, तो कमेंट आउट करता हूँ, और ये वाला नहीं चलना चाहिए क्योंकि हम ये डिलीट का है, सपोज करो यहाँ डिलीट लिख ही देता हूँ, उसमें क्या है, यहाँ पे डिलीट लिख देता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या होगा,
अभी हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए कि डिलीट फिफ्थ इंडेक्स। तो 1 2 3 4 5 एक काम करते हैं, हमने जो कोड लिखा है कि सेकंड इंडेक्स हो 0 मतलब 30 डिलीट हो जाएगा और अब क्या आएगा 10 20 40 50 आएंगे। और उसके लिए हमने नया एरे डिक्लेयर किया है जिसका साइज़ यहाँ पे n+1 नहीं n-1 होगा। और हाँ, यहाँ पे तो कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार देखते हैं सिंटैक्स एरर या कुछ आता है क्या। ओके, यहाँ पे इंडेक्स 5 आउट ऑफ बाउंड हुआ है लाइन नंबर 16 पे। ओके, लाइन नंबर 16 ये है, तो एरे ये था। तो i+1 में ओके, तो मुझे समझ में आ गया ये इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड क्यों गया है। देखते हैं, बताता हूँ आपको ये एरर क्यों आया है। ये एरर का ये मतलब आता है कि हमारा जो एरे का एलिमेंट है वो ट्राई कर रहा है कि इसके बाहर के एलिमेंट को एक्सेस कर सकूँ। जैसे एग्जांपल देता हूँ, अभी मैं इसको रन करूँगा तो आप लोग समझ जाओगे। जैसे मानो ये 0 वाला मतलब जब ये 10 था तो नए नए एरे में, अच्छा इधर लिख देता हूँ, देखो समझाता हूँ अच्छे तरीके से। देखो ऐसा आया होगा ना, पहले हमारा कोड चला तो ये हमारा चला =0। ये तो सेटिस्फाई नहीं होगा क्योंकि वो 2 बोल रहा है, तो बोलेगा एरे ऑफ i मतलब एरे ऑफ 0 क्या है 10 है, तो नए एलिमेंट में 10 डाल दो। ठीक है, ऐसा आ गया। फिर बोलेगा 20 है और ये i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिलीट एलिमेंट है नहीं क्योंकि वो 2 बोल रहे हैं और i की वैल्यू अभी 1 होगी, तो बोलेगा 20 डाल दो। अभी देखो क्या होता है। फिर ये 30 बोला, ठीक है, मतलब इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, तो 3 0 1 2 हो गई, तो 2 इज इक्वल टू डिलीट हुआ। तो यहाँ पे क्या आएगा कि न्यू एरे ऑफ 2, मतलब यहाँ पे न्यू एरे ऑफ 2 में i+1 डाल दो। i+1 क्या होगा, 2 था तो 2+1 3 हो गया, मतलब 40 डाल दो। तो यहाँ पे आ गया 40। ओके, 3 स्किप हो गया, ठीक है, और i++ होगा। तो i++ होके क्या होगा, i की वैल्यू 3 हो गई यहाँ पे, ठीक है, i की वैल्यू 3 हो गई। फिर वो बोलेगा 3 इज़ ग्रेटर देन डिलीशन मतलब 2 है, तो ये क्या होगा कि एरे ऑफ जो न्यू एरे है, न्यू एरे ऑफ 3 में, न्यू एरे ऑफ 3 में मतलब यहाँ पे 0 1 2 3 में यहाँ पे 3+1 डाल दो। 3+1 क्या होता है 4, तो 0 1 2 3 4 50 डाल दो। ओके, देखो, और हमारा लूप अभी भी बंद नहीं हुआ। इस केस में हमारा लूप बंद होना चाहिए था क्योंकि हमारा पूरा एरे खत्म हो चुका है, ठीक है 50। हमारा एक और बार लूप चलेगा, i++ होगा तो क्या होगा यहाँ पे i की वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है, i की वैल्यू 4 होगी। फिर 4 क्या है, 4 इज़ लेस देन n, क्योंकि n का साइज़ क्या था 5 था ना, तो 4 इज़ लेस देन 5 i++ होगा। फिर वो बोलेगा 4 इज़ ग्रेटर देन डिलीट, बोलेगा हाँ 4 इज़ ग्रेटर देन, तो बोलेगा न्यू एरे ऑफ 4 में जाओ। न्यू एरे ऑफ 4 हमारे पास है क्या, नहीं है ना। न्यू एरे ऑफ 4 किधर है हमारे पास, हाँ वो न्यू एरे ऑफ 4 में जाने से पहले इधर ही एरर आ जाएगा। अच्छा ये वाला, सॉरी सॉरी, न्यू एरे ऑफ 4, हाँ न्यू एरे ऑफ 4, और यहाँ पे क्या होगा 4+1 5, तो एरे 5 इंडेक्स वो चाह रहा है कि मुझे मिले फिफ्थ इंडेक्स। अभी देखते हैं फिफ्थ इंडेक्स हमारे पास है क्या, 0 1 2 3 4, फिफ्थ तो है ही नहीं, हमारा 4 तक ही वैल्यू है, तो फिफ्थ कैसा मिलेगा उसको। इसलिए बोल रहे हैं कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, मतलब कि एरे का इंडेक्स है वो 4 तक है लेकिन हमको बाहर की वैल्यू कैसा मिलेगी जब वो है ही नहीं। तो इस केस में हमको क्या पता चल रहा है कि हमको एक और चीज़ पता चला कि हमको अपना यहाँ पे कंडीशन एक और हटाना पड़ेगा। हमको यहाँ पे n-1 करना पड़ेगा। जब हम n-1 कर देते हैं, क्योंकि हम ऐसा i+1 करके जा रहे थे, तो जब हम यहाँ पे थे एक्चुअल में तो हम इस वाली वैल्यू को इंसर्ट कर चुके हैं, तो ये वाली वैल्यू इंसर्ट हो चुके हैं, तो इधर का वैल्यू हम देख ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे n-1 भी लगा देंगे कि लास्ट वाले इंडेक्स से, मतलब लास्ट वाले इंडेक्स से एक नंबर पहले ही, क्योंकि जब हम 30 को स्किप कर रहे हैं तो उसके प्लेस पे 40 आ रहा है, फिर 40 के प्लेस पे 50 आ रहा है, फिर 50 के प्लेस पे तो कुछ आएगा नहीं ना क्योंकि बाहर कुछ है नहीं। तो यहाँ पे हम बस n-1 लगा देंगे तो हमारी वैल्यू चल जाएगी और हमारा जो लूप है वो चल जाएगा। तो आपको पता भी चल गया होगा। अब मैं इसको अगर रन करूँगा और मैं इसको चेंज कर देता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं हमारे जो एक्सपेक्टेड आउटपुट होगा वो आ जाएगा। और ये एरर इसलिए आया है क्योंकि मैंने ये लिख दिया था। तो किधर गया, अब कहाँ लिखा मैंने, ओके ये वाला। तो इसलिए पूरे एरर्स आते हैं और ये मैं वीडियोस में कट नहीं किया एरर, ताकि आप लोग को समझा सकूं कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड क्यों आता है। और क्योंकि जावा में बता देता है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, पाइथन में बता देता है, पर सी प्लस प्लस अगर आप देखने जाओ तो उसमें बहुत बड़ा एरर आता है, समझ में नहीं आता है, कुछ साइज़ लिख के आएगा उसमें एरर। तो उसमें थोड़ा ध्यान में देखना पड़ेगा क्योंकि वो मशीन लेवल कोड आता है, सी प्लस प्लस थोड़ा लो लेवल लैंग्वेज है। तो ये मैंने जावा में किया है, सेम चीज़ सी प्लस प्लस पाइथन जावा किस में भी हो सकती है। तो आप लोग को आई होप ये समझ में आया होगा।
सपोज़ करो मैं लास्ट इंडेक्स को चाहता हूँ एक बार डिलीट करूँ, या फर्स्ट इंडेक्स को मैं बोलूँगा डिलीट करो, ठीक है। 0th इंडेक्स को बोलता हूँ डिलीट करो, ये वाले इंडेक्स को, ठीक है, 0th इंडेक्स को। तो क्या वो डिलीट करेगा, चेक करते हैं। यस, वो डिलीट कर दिया 20, 30, 50 को। मैं बोलूँगा लास्ट इंडेक्स को डिलीट करो। लास्ट इंडेक्स क्या था, कितना था लास्ट इंडेक्स, 5th डाल के देखते हैं डिलीट होता है क्या। तो मैंने 5th डाला तो डिलीट हो गया। तो ये भी हमारा काम कर रहा है यहाँ पे, ओके। नहीं तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि हम 0 बेस इंडेक्सिंग फॉलो कर रहे हैं या 1 बेस। तो अगर मान लो मैं यहाँ 0 लिख रहा था तो ये हो रहा था, फिर 1 लिख रहा था तो ये, फिर 2 लिखूँगा तो ये, फिर 3 होगा तो ये, फिर 4 होगा तो ये। पर अगर मैं यहाँ 4 लिखता हूँ तो हमारा 40 जाएगा आई थिंक। देखते हैं 4 लिखता हूँ तो क्या होता है। ओके ओके, काम कर रहा है। 4 लिखूँगा तो 50 चला जाएगा। ओके, तो 0 बेस इंडेक्सिंग हमारा चल रहा है यहाँ पे। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर लास्ट इंडेक्स लिखेंगे तब भी काम कर जाएगा, क्योंकि हमारा कोड रोबस्ट हमने लिखा है। तो आई होप आप लोग को डिलीशन वाला भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, उसको आप लोग ट्राई करिएगा खुद से करने का। वैसे मैंने होमवर्क दिया था ये करने का, लेकिन हमने जब उसका एल्गोरिदम ब्रेक डाउन किया तो हमको एक कंडीशन पता चला कि किधर लिखा था हमने वो, हाँ, जब हमने उसको ब्रेक डाउन किया तो हमको एक कंडीशन पता चला कि यहाँ पे एक वैल्यू पहले आ जाती है, तो वो एक पता चला, और सारी वैल्यूज़ तो सेम ही थी। तो जो डिलीशन है वो भी सेम टाइम लेने वाला है, चाहे आप फर्स्ट में डिलीट करो, चाहे फर्स्ट में डिलीट करो, चाहे लास्ट में डिलीट करो, चाहे मिडिल में डिलीट करो। तो जो डिलीशन है वो भी ओ ऑफ एन ही टाइम लेता है। ओ ऑफ एन का मतलब क्या है कि जितनी वैल्यूज़ रहेंगी एरे में उतनी बार तो हमको उतना बार तो हमारा लूप चलेगा ही चलेगा। तो तीनों ओ ऑफ एन लेता है बिग ओ के टर्म में। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमको पता चल गया सबका, तो मैं इसलिए ओ ऑफ एन लिख दे रहा हूँ। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में हमने ये पूरा कवर कर लिया। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, और आगे आने वाली वीडियोज़ में हम एरे का ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इंटरव्यूज़ क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपको वीडियोज़ अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो। थैंक यू गाइस।